क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले विवेक अग्रवाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और ये सब आपको आज की घटना के, कल हुई इस घटना के बारे में, जो टेरर अटैक दिल्ली के भीतर हुआ, इसके बारे में डिटेल से विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। राजेश पांडे जी, मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे हो। आप इस देश को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो कुछ भी घटना दिल्ली के भीतर हुई है, ये बाकी आतंकवादी घटनाओं से कितनी अलग है, ये कैसे हो पाया और इतना बड़ा फेल्योर कैसे हुआ, इनको रिसोर्स कहाँ से मिले, ये कौन लोग थे और सुरक्षा एजेंसियों के पास क्या इनके इस नए मॉड्यूल के बारे में कोई इल्हाम था, कोई खबर थी? जी ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस विषय पर, जो इस समय बहुत ज़रूरी है इस पर चर्चा करना और सबको ये जानना भी कि आखिरकार ये काफ़ी लंबे अरसे बाद दिल्ली में एक आतंकवादी घटना हुई है। एक तो ये घटना बहुत कायरतापूर्ण है, बहुत ही विभत्स है। इस घटना की निंदा मैं भी करता हूँ और सबको, सारे जो देश के साथ खड़े हैं सभी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। जो लोग जिनसे कोई मतलब नहीं है, बहुत ही बेचारे, जिन्हें पता भी नहीं था कि अब यहाँ क्या होने वाला है, निरीह लोग, उनकी जानें गई हैं। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ जी। और ये बात आपकी सही है कि ये पहली बार एक ऐसा मॉड्यूल आया है टेरर में जिसमें सारे पढ़े लिखे लोग, समाज के सबसे ऊंचाई पर जिनका स्थान है, वो लोग इसमें शामिल पाए गए हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर में सिविल सर्विसेज का उतना क्रेज़ नहीं है। वहाँ किसी बच्चे का आईएएस या आईपीएस में सेलेक्ट हो जाना, तमाम कारणों से लोग ये कहते हैं कि अरे साहब ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, ऑल इंडिया सर्विस के हैं, ये किसी के इशारे पर काम करेंगे, इस तरह की बातें हैं। लेकिन डॉक्टर्स के लिए इतना सम्मान है जम्मू कश्मीर में। जो लोग भी कश्मीर से संबंधित होंगे या जो कभी गए होंगे या जिनको कश्मीर के बारे में जानकारी होगी, एमबीबीएस करने को बड़ा बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है अगर किसी ने एमबीबीएस किया है, डॉक्टर्स। इसके पहले की अगर घटनाओं पे आप ब्रिजेश जी नज़र डालें, 93 में जो मुंबई में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ और ये कहा गया कि साहब ये 92 के बाबरी मस्जिद के गिरने के विध्वंस के बाद बदला लेने के लिए ये किया गया, उसके तमाम सब विवेचनाओं की सारी डिटेल्स बाहर आ चुकी हैं। ये दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी घटना, कहा जाता है कि ये आईएसआई के इशारे पर हुई थी। टाइगर मेमन का नाम आया, दाऊद इब्राहिम का नाम आया, बड़े जो उस समय दाऊद के ग्रुप के लोग थे उन सब का नाम आया। फिर सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए ट्रेन्स में, उसमें भी वही लोग जो अंडरवर्ल्ड दाऊद से संबंधित थे उनका इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद जो चेन ऑफ इवेंट आतंकवादियों की हुई, बड़ी ज़बरदस्त हुई देश में, 2005 से लेकर 2008 तक इंडियन मुजाहिदीन ने, बड़ा नाम चलता था इसका, इंडियन मुजाहिदीन ने, अब आप ही समझिए, शुरुआत की थी 2005 में। उन्होंने गोरखपुर में 3 साइकिल पे रख के ब्लास्ट किए, ईमेल वगैरह किया करते थे हाँ, लोग। और वही ये, है ना ये? हाँ वही वाले। उसके बाद कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए, लखनऊ, फैजाबाद और बनारस के कोर्ट में ब्लास्ट हुए। फिर दशाश्वमेध घाट पे ब्लास्ट हुआ, कैंट रेलवे स्टेशन, दशाश्वमेध घाट और इन सब जगह ब्लास्ट हुआ। ये यहीं पर नहीं रुके, गोरखपुर एक हुआ था ना, गोरखपुर में हुआ था, उसमें 3 साइकिलों में इन लोगों ने बम लगाया था, हैं? बलदेव प्लाजा, हाँ, बलदेव प्लाजा पे हुआ था। और उसके बाद इन्होंने वहाँ लगाया था जो बिजली का ट्रांसफार्मर है, जिससे शहर की सप्लाई होती है, कि शहर की सप्लाई बंद हो जाए, विस्फोट के कारण पैनिक हो जाए। 3 वहाँ पे साइकिल में और दूध वाले केन में बारूद भर के इसको लगाया था। उसके बाद अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ, 10-10 ब्लास्ट एक साथ। बम पेड़ों पे बांधे गए कि नीचे से जब लोग भाग रहे हों, विस्फोट हो जाए तो वो मारे जाएं। बेंगलोर के स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट के गेट पर ब्लास्ट हुआ। और फिर इसका जो आहुति हुई, जो इसका समापन हुआ, वो बाटला हाउस एनकाउंटर में हुआ, जिसमें हमारे बहुत ही अच्छे पुलिस अधिकारी मोहन शर्मा जी, उनकी शहादत हुई थी। उनकी शहादत हुई थी। लेकिन इनके 2
आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन के वहाँ मारे गए और 2 गिरफ्तार हुए। तब इस पूरी चेन का पता लगा। वो भी वही भटकल बंधुओं ने ऑर्गेनाइज किया, कहीं दुबई से कहीं पाकिस्तान से ऑर्गेनाइज किया। विवेचना में ये सब चीज़ें आई हैं। तो ये रेडिकलाइज्ड करके लोगों का इस्तेमाल करना, यही ये करते हैं ये लोग। लेकिन इस चीज को आप इस घटना से कहाँ लिंक कर, मतलब मैं इसको क्या कन्वे करना चाहते हैं? ये मैं कहना ये चाहता हूं कि इस बार पहली बार किसी क्रिमिनल नेटवर्क का, दाऊद के नेटवर्क का, जो हमेशा कहा जाता है कि दाऊद के लोगों को इस्तेमाल किया गया, फलाना दाऊद के संपर्क में था, वो पकड़ा गया, उसने ये बताया। पहली बार इस नेटवर्क के इतर एक नया नेटवर्क बनाया गया जो पढ़े लिखे लोगों का है। अब इनका भी रेडिकलाइजेशन किस स्तर पे हुआ, ये भी सोचने की बात है। देखिए, आप किसी ऐसे आदमी को जो पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे आपने जिक्र किया कि जो बेरोजगार है, जैसे आपने जिक्र किया कि आर्थिक रूप से बहुत स्थिति उसकी या अच्छी नहीं इंतकाम है, में भी कुछ लोग करते हैं। या किसी के अंदर बदले की भावना आई है, तो आप उसको आराम से अपनी तरफ या अपनी जो आपकी हाँ, जो आइडियोलॉजी है उस तरफ मोड़ सकते हैं, जिसको आप रेडिकलाइजेशन कहते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, वो भी डॉक्टर, मतलब डॉक्टर क्या, कभी किसी डॉक्टर ने इलाज करते समय किसी धर्म का विभेद नहीं किया होगा, क्योंकि ये उसकी प्रोफेशनल इथिक्स में है कि जो भी उसके पास आएगा। लेकिन वो इतना रेडिकलाइज्ड हो जाए, इतना बारूद, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल पहले भी जो यहाँ आतंकवादी घटनाएं हुई थी उनमें कुकर बम बहुत चला था। दशाश्वमेध घाट में 4 ब्लास्ट हुए थे, एक ब्लास्ट होने से बच गया था, उससे पता लगा कि उसमें अमोनियम नाइट्रेट और डीजल मिला के एक डिटोनेटर जो पत्थरों को तोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये मॉड्यूल भारत के लिए पहला है? बिल्कुल पहला है, इतने पढ़े लिखे लोगों का। इसके पहले के सभी जितने, और ये कितना खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है। अगर रेडिकलाइजेशन इस स्तर पे है कि पढ़े लिखे आदमियों को, प्रोफेशनल आदमियों को, और जिसकी मैंने बताया कि डॉक्टरों की इज्जत पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में है, लोग भगवान मानते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर सिविल सर्विसेज का उतना वो लोग ये नहीं कहते हैं कि साहब ये IAS हो गया, IPS हो गया, लेकिन डॉक्टर्स की बड़ी इज्जत है। पर एक बात बताइए, इनको फिनांस, रिसोर्स, ये सब तो, क्योंकि गाड़ियां खरीदी गई, इतना विस्फोटक आया होगा, और ये कोई एक दिन का ऑपरेशन नहीं होगा, इनका लंबे समय से चल रहा होगा, ये विस्फोट प्लान किया गया होगा। आप यकीन करिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इंडियन मुजाहिदीन को जड़ से समाप्त किया हमारी एजेंसीज ने, उत्तर प्रदेश की ATS ने, उसका मूल नष्ट हो गया इंडियन मुजाहिदीन का, जिसने एक समय में कि वो हर जितने भी बड़े न्यूज चैनल हैं, विस्फोट के आधे घंटे पहले ईमेल आते थे कि साहब ये साइकिल है, इसमें ये बैग है, और आधे घंटे बाद आप देखिएगा, और आधे घंटे बाद विस्फोट होते थे, बहुत से लोग मारे गए, बड़ी जनहानि हुई, बड़ा उससे पैनिक फैला। पर इसको कैसे निपटिएगा? ये तो एक नया मॉड्यूल है। मैं कह तो रहा हूं कि ये आप ठीक है, नई फील्ड है, नई जगह है, नई चुनौती है, नया तरीका है, नए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसको भी ट्रैक किया जाएगा, बिल्कुल ट्रैक। अच्छा, जितना विस्फोटक और जो रिसोर्सेज उनके पास थे, ये आसानी से इकट्ठा हो सकता है क्या? देखिए, ये आजकल मैंने बताया, अमोनियम नाइट्रेट की बात बताई गई कि पानीपत में वही पकड़ा गया, कितने 300 किलोग्राम या 400 किलोग्राम पकड़ा गया, एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया है। और इसकी अभी जब FSL की रिपोर्ट आएगी तो आप देखिएगा, इसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का लुब्रिकेंट मिला के डिटोनेटर से इसका इस्तेमाल किया होगा। क्यों ये समय से पहले या जगह से पहले फट गया, या यही जगह नियत की गई थी, ये जरूर विवेचना का विषय है। लेकिन आप इसे सुसाइड अटैक मानते हैं? सुसाइड अटैक मुझे ये लगता नहीं, मुझे ये लगता है कि इसे कहीं और पर ले जाकर किसी दूसरे समय पर, क्योंकि देखिए चांदनी चौक वहां से बहुत दूर नहीं है, वो तो नजदीक है। और उस दिन चांदनी चौक के भीतर गाड़ी नहीं जा सकती। नहीं, चांदनी चौक की बाजार उस दिन नहीं होती है, वो वीकली ऑफ होता है, और वहां पर लोकल जो ये खाने के सामान वाले जो ठेले लगते हैं, स्ट्रीट फूड वाले, वो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, और पब्लिक बहुत बड़ी संख्या में आती है। जहां पर ये रोका जाता है गाड़ियों को, जहां ये विस्फोट हुआ वहां से थोड़ी ही दूर पे, अगर वहां खड़ा करके
और ड्राइवर उतर जाए और विस्फोट हो तो जनहानि बहुत होती। अच्छा, एक तो- सवाल और है, बहुत जी, लोग बताएं। पूछते हैं जी। कि दिल्ली से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर इतना बड़ा खतरनाक साजिश रची जा रही थी, हमें खबर क्यों नहीं थी? हमें से मेरा तात्पर्य सिक्योरिटी एजेंसी से है। देखिए, आपने कहा ना कि 99% केसेस में हम पता भी कर लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, प्रोसिक्यूट भी करा देते हैं, सब हो जाता है, लेकिन एक तो ठीक है, 1% जो चूक, तो हम इसे एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, क्योंकि एजेंसीज का काम ही यही है। एक ट्रैक था जिस ट्रैक पे लोग चल छापे रहे वगैरह थे। तो शुरू हो गए, देखिए उस वक्त देखिए, ऐसा ना चूक, आप मतलब कुछ तो इन्फॉर्मेशन थी। आप ये बताइए, 9/11 हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ, उनसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी किसी के पास नहीं है पूरे पृथ्वी पर। फेल हो गए। अभी लेटेस्ट आप देख लीजिए, जी, इजराइल के ऊपर ग्लाइडर से, और वो लोग अपना किसी वार्षिक समारोह में कहीं सब मौज मस्ती में थे, वो वहां आए। आप ये बताइए कि इजराइल से बड़ा और इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम किस देश का है? एग्जैक्टली। इजराइल से बड़ा इंटेलिजेंस सेटअप किस देश का है? जी, विवेक जी के आज- पास चला जाए। हाँ, विवेक जी, चलिए, विवेक विवेक